नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आपका जयपुर क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। पिछले वीडियो के अंदर अपन ने महाराणा कुंभा की जो संधियां थी, उन्होंने कौन से युद्ध लड़े थे, उनकी मृत्यु कैसे हुई थी, उसके बारे में अपन ने बात कर ली थी। और जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि अब अपन कुंभा के निर्माण कार्यों की बातें करेंगे। कुंभा ने क्या बनाया है, क्या किया है, कुंभा ने कौन कौन सी किले बनवाए हैं, कौन कौन से मंदिर बनवाए हैं, महल बावड़ी छतरिया जो भी बनाई है उसकी बात अपन सॉरी थोड़ा सा वो अपन करेंगे। अब अपन जो है आगे वाली बात पढ़ते हैं, सुनिएगा। अब मैं आपको पढ़ाने के लिए जा रहा हूं वो है कुंभा और स्थापत्य। कुंभा और स्थापत्य। कुंभा ने कौन कौन से किले बनवाए थे, कौन से मंदिर बनवाए थे, कौन से महल बनवाए थे, अपन उसकी बात करेंगे। सुनिएगा ध्यान से। तो महाराणा कुंभा के बारे में एक किताब है सर, जिसका नाम है, थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं मैं इसको, एक किताब है जिसका नाम है वीर विनोद। वीर विनोद किसने लिखा है? कवि राजा श्यामल दास। श्यामल दास जी अपनी इस किताब के अंदर ऐसा लिखते हैं कि महाराणा कुंभा ने टोटल जो है 84 किलो का निर्माण मेवाड़ में, सॉरी गलत बोल गया मैं। वीर विनोद ये कहता है कि मेवाड़ में टोटल 84 किले हैं। कितने किले हैं? 84, जिसमें से अकेले 32 दुर्गों का निर्माण। कितने दुर्गों का निर्माण भाई? 32 दुर्गों का निर्माण जो है वो किसने करवाया था? महाराणा कुंभा ने करवाया था। अपने आप के अंदर बहुत बड़ी बात है। अपन ने इसका एक अन्य नाम दिया था हाल गुरु। हाल गुरु का मतलब भी क्या होता है? तो पहाड़ी दुर्गों का स्वामी होता है। अकेला कुंभा कितने किले बनवा रहा है भाई? 32 किले बनवा रहा है। तो 32 किलो का निर्माण करने के कारण राजस्थान की स्थापत्य कला का, राजस्थान की स्थापत्य कला का जनक या पिता किसे कहा जाता है? अगर एग्जामिनर आपसे ऐसा सवाल पूछता है तो आप महाराणा कुंभा करेंगे। राजस्थान स्थापत्य कला का जनक या पिता कौन है? महाराणा कुंभा, क्योंकि कुंभा ने टोटल कितने किले बनवाए हैं? 32। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, वीर विनोद के लेखक ने कहा, जिसका क्या नाम है? कवि राजा श्यामल दास। अब कौन कौन से इंपोर्टेंट किले हैं, कहाँ कहाँ पर है, क्या एग्जामिनर ने सवाल एग्जाम में पूछा था, मैं उसकी बात बताने जा रहा हूँ। सुनिएगा ध्यान से। 8-10 इंपोर्टेंट किले हैं। हालांकि कल्चर में सर आपको और सारे किले डिटेल से पढ़ाएंगे, लेकिन अपने एक बार नाम नाम जो है वो उनका प्रॉब्लली याद रख लेते ताकि अपने काम आएगा। देखो, एक तो बड़ा फेमस है कुंभलगढ़, याद रखना ही है। दूसरा है अचलगढ़, याद रखना ही है। बसंती दुर्ग, ये भी याद रखना है। इसके बाद में है आपका बसंती के बाद में बोमट, मचान, कोलन और बेराट। ये सारे के सारे जो किले हैं वो आपको अच्छे से याद रखने हैं, ठीक है। अब आरपीएससी ने वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा के अंदर ये वाला क्वेश्चन पूछा था, बसंती दुर्ग कौन से जिले में स्थित है? सिरोही। किसने बनवाया है? कुंभा ने। तो याद रखना, कभी अपन क्या करते हैं, बड़े जिलों के चक्कर में छोटे जिले भूल जाते हैं। छोटे जिलों से भी सवाल आता है एग्जाम में, तो अच्छे से याद रखना। कुंभलगढ़ आप सारे ही जानते हो, बहुत फेमस है भाई, राजसमंद। अचलगढ़ भी कहाँ है? सिरोही में। बोमट और मचान दोनों उदयपुर में है। ज्योग्राफी के अंदर आप लोगों ने पढ़ा होगा कि सिरोही से लगाकर गोगुंदा तक के पहाड़ी क्षेत्र को भोमट कहा जाता है। कहा जाता है। तो भोमट जो उसको कहा जाता है वो यूं कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर एक जनजाति रहती है जिसका नाम है भील जनजाति। कौन सी जनजाति भाई? भील। अब आप कहोगे कौन सा एरिया है सर? तो झाड़ोल गोगुंदा वाला जो एरिया है सिरोही से लगाकर, उसको क्या कहते हैं? भोमट। तो कुंभा के समय भोमट क्षेत्र के अंदर ये भील जनजाति विद्रोह कर देती है, और जब ये विद्रोह कर देती है तो कुंभा उसके विद्रोह का दमन करने के लिए कौन सा किला बनवाता है? बोमट किला बनवाता है। दूसरी बात, जब मैं पहली क्लास ले रहा था तब भी मैंने आपसे कहा था कि मेवाड़ को पहले मेदपाट कहते थे, और मेदपाट इसलिए कहते थे क्योंकि यहाँ पर एक जाति रहती थी जिसका नाम था मेव या मेर। तो मेव या जो ये मेर जाति थी, ये भी कुंभा के समय विद्रोह करती है। तो इसके विद्रोह का दमन करने के लिए उसने कौन सा किला बनवाया था? मचान। तो भील जनजाति के विद्रोह का दमन करने के लिए बोमट, मेव या मेर जनजाति के विद्रोह का दमन करने के लिए मचान। दोनों ही कहाँ है भाई? उदयपुर में। बसंती और अचलगढ़ कहाँ है? सिरोही में। और कुंभलगढ़ तो वेरी नोन है। कोलन और बेराट, ये दोनों कहाँ पर है? भीलवाड़ा में। कहाँ पर है भाई? भीलवाड़ा। तो भीलवाड़ा मेवाड़ का पार्ट था, पहले वाले वीडियो में मैंने आपसे कहा था। तो याद रखना भाई, ये दोनों किले कहाँ है? यहाँ पर। ये वाला आरपीएससी सेकंड ग्रेड में पूछ चुकी है, बसंती दुर्ग, अच्छे से याद रखना। ये वाले तो आपको कल्चर में सर और पढ़ाएंगे,
ये दोनों उदयपुर में है और ये दोनों का है भीलवाड़ा में। ये मेजरली 5-7 किले जो है वो आप कुंभा के याद रखेंगे। दूसरी बात, कुंभा ने कौन कौन से मंदिर बनवाए, तो एक तो बड़े ही फेमस मंदिर है राणकपुर जैन मंदिर। कौन से जिले में आता है, मैंने पिछले इस वीडियो में भी कहा था, पाली जिले के अंदर। पाली के अंदर राणकपुर जैन मंदिर बना हुआ है। जब अपन उदयपुर से पाली की तरफ जाते हैं तो जैसे अरावली पर्वतमाला आप क्रॉस करोगे तो वहां बीच रास्ते के अंदर ही राणकपुर जैन मंदिर जो है वो आपका आ जाता है। ऐसा कहा जाता है कि पाली के अंदर एक नगर है जो नाम है उसका सादड़ी, ना छोटी ना बड़ी, सिर्फ सादड़ी। छोटी सादड़ी आपके इधर प्रतापगढ़ में और बड़ी सादड़ी चित्तौड़गढ़ में, वहां पर सिर्फ क्या है, सादड़ी। और सादड़ी के अंदर एक जैन सेठ रहते थे, बड़े पैसे वाले थे, नाम था उनका धर्णक शाह। धर्णक शाह जी ने ये सोचा कि भाई हमारे एक तीर्थंकर है जिनका नाम है आदिनाथ या अजीतनाथ। आदिनाथ जी को ही दूसरा नाम क्या है भाई, आदिनाथ जी का अजीतनाथ जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर हुए थे। याद रखना, पशुधन सहायक वाले पेपर में क्वेश्चन आ चुका है कि राणकपुर जैन मंदिर किसको समर्पित किया गया है। बच्चों ने वहां पर आदिनाथ नाम देखे ही नहीं, बच्चे कंफ्यूज हो गए क्योंकि उसने क्या लिख दिया अजीतनाथ। तो अजीतनाथ भी इन्हीं को कहा जाता है, आदिनाथ भी इन्हीं को कहते हैं। और जो केसरिया जी है, काले रंग की प्रतिमा है, इसलिए उनको क्या कहा गया है, केसरिया जी। बाकी वो भी जो प्रतिमा है वो किसकी है, आदिनाथ जी की है। तो आदिनाथ जी या जो अजीतनाथ जी को ये समर्पित है और इन्होंने कहा कि भाई हमें इसका मंदिर बनवाना है। तो मंदिर बनवाना है तो वो जो जमीन जो थी वो उस समय किसके पास में थी, कुंभा के पास। मैंने जब मैं पिछली क्लास के अंदर आपको पढ़ा रहा था तब मैंने आपसे कहा भी था कि वो सारी जमीन जो थी वो उस समय इन लोगों ने वहां पर अधिकार कर लिया था। और अधिकार कर लिया था तो किसके पास में थी, कुंभा के पास। तो ये धर्णक शाह जी जो थे वो वहां से पाली से मेवाड़ आए कुंभा के पास और कहा कुंभा जी मैं इनका मंदिर बनवाना चाहता हूं, आप मुझे जो है वो जमीन दीजिए। तो ऐसा कहते हैं कि महाराणा कुंभा ने इनको 99 बीघा जमीन दी थी। कितने बीघा, 99। यानी वो जो आपके राणकपुर सेंचुरी वाला पूरा जो एरिया है कुंभलगढ़ वाला, वो उनको दे दिया था कि आप वहां पर क्या बनवाइए, मंदिर बनवाइए। तो जैन सेठ धर्णक शाह ने कुंभा से जमीन मिलने के बाद में 1439 के अंदर इस मंदिर का क्या करवाया था, निर्माण। और इसमें टोटल 1444 खंबे हैं, इसलिए इसको 1444 खंबों वाला मंदिर भी कहा जाता है। अच्छे से याद रखना, 1444 खंबों वाला मंदिर किसको कहा जाता है, राणकपुर जैन मंदिर को कहा जाता है, क्योंकि इसके अंदर खंबे कितने हैं भाई, टोटल 1444 है। अब जनरली अपन राजस्थान के किसी भी मंदिर में जाते हैं ना, तो ऐसे सीढ़ी आती है, सीढ़ी आने के बाद में यहाँ पर ऐसा मंदिर आता है, मंदिर के यहाँ गर्भगृह होगा, यहाँ एक छोटा मंदिर, यहाँ छोटा मंदिर, यहाँ छोटा मंदिर और यहाँ छोटा मंदिर। यहाँ पर ऐसा एक गुंबद होगा और यहाँ एक झंडा लगा हुआ होगा। इसको अपन पंचायतन शैली कहते हैं। कौन सी शैली, पंचायतन। एक मुख्य मंदिर के बाद में 4 अन्य मंदिर जहां पर होते हैं, तो टोटल 5 हो गए, तो उसको अपन क्या कहेंगे, पंचायतन शैली। लेकिन कभी भी आप राणकपुर जैन मंदिर में जाना, वो इस शैली के अंदर नहीं बना हुआ है, वो इस प्रकार से बना हुआ है। इस प्रकार से बना हुआ है और बीच के अंदर यहां पर जो है वो मेन मंदिर है। इधर भी भगवान की मूर्ति है, इधर भी भगवान की मूर्ति है, इधर भी भगवान की मूर्ति और इधर भी भगवान की मूर्ति है। मतलब इस मंदिर के अंदर 4 एंट्री पॉइंट्स है, इसलिए इसको कहा जाता है चौमुहा मंदिर। क्या कहा जाता है भाई, चौमुहा मंदिर। जिसके एंट्री करने के 4 मुख हैं, तो 4 मुख होने के कारण इसको क्या कहते हैं, चौमुहा मंदिर कहते हैं। इधर से भी आप एंट्री कर सकते हो, इधर से भी कर सकते हो, इधर से भी कर सकते हो, इधर से भी कर सकते हो। हालांकि सरकार ने ये वाले तीनों गेट बंद कर रखे हैं, यही चालू है। हालांकि मूर्तियां आपको चारों तरफ दिखती है, अंदर आपको खंबे भी दिखने को मिल जाएंगे। लेकिन याद रखना मित्रों, 4 एंट्री पॉइंट्स होने के कारण इसको क्या कहा जाता है, चौमुहा मंदिर कहा जाता है, जो है राणकपुर जैन मंदिर। जिस प्रकार से कुंभलगढ़ दुर्ग का शिल्पी मंडन था, कौन था, मंडन, उसी प्रकार से याद रखना इस मंदिर का जो शिल्पी है वो है दीपाक। कौन है, दीपाक। एक सवाल पूछा जाता है कि कौन सी नदी के किनारे पर है, मथाई नदी के किनारे पर है। और अंतिम सवाल जो है वो ये पूछा जाता है कि ये राजस्थान का एकमात्र मंदिर है जिसकी नींव पंच तत्वों पर रखी गई है। किस पर रखी गई है, पंच तत्वों पर रखी गई है। तो राणकपुर जैन मंदिर कहाँ पर है भाई, पाली के अंदर है, सादड़ी नगर के अंदर बना हुआ है। जैन सेठ धर्णक शाह ने बनवाया था, आदिनाथ या अजीतनाथ को समर्पित है। 1439 के अंदर इसका निर्माण शुरू हुआ था। 1444 इसके अंदर खंबे हैं, इसलिए इसको खंबों वाला मंदिर भी कहा जाता है।
चार तरफ से एंट्री होती है, इसलिए इसको चौमुहा मंदिर कहते हैं। शिल्पी इसका दीपाक था, और कौन सी नदी के किनारे पर है, तो मथाई नदी के किनारे पर ये स्थित है। ये सारी बातें आप जो है वो अच्छे से ध्यान रखेंगे कंप्लीटली, जो राणकपुर जैन मंदिर के बारे में है। तो ये मंदिर हो गया भाई। इसके बाद अगले कुछ छोटे मोटे मंदिर है, उनकी बात कर लेता हूं। कुंभ श्याम मंदिर, सतबीस देवरी और श्रृंगार चवरी, याद रखना ये सारी बातें। कुंभ श्याम मंदिर, सतबीस देवरी और श्रृंगार चवरी, तीनों के तीनों जो है वो चित्तौड़गढ़ में है। कहां पर है? चित्तौड़गढ़ के अंदर स्थित है तीनों के तीनों, ठीक है। अब कुंभ श्याम मंदिर को लोग कुंभ स्वामी कहते हैं, तो शायद लोगों को बोलना सही से आया नहीं होगा, प्रोनाउंसिएशन सही से नहीं हुआ होगा, तो लोग इसको कुंभ स्वामी कहना स्टार्ट कर चुके हैं। कुंभ श्याम मंदिर किसका है? तो भगवान विष्णु का है, ठीक है। मैंने आपसे कहा था कि महाराणा कुंभा जो था, बाकी वाले जितने भी थे वे सारे महादेव के भक्त थे, लेकिन महाराणा कुंभा जो था वो किसका भक्त था भाई? विष्णु का बहुत बड़ा भक्त था। तो जब ये विष्णु का बहुत बड़ा भक्त था, तो इसने तीन स्थानों पर यह मंदिर बनवाया। चित्तौड़गढ़ में भी है, अचलगढ़ में भी है और कुंभलगढ़ में भी है। चित्तौड़गढ़ में भी है, अचलगढ़ में भी है, कुंभलगढ़ में भी है। चित्तौड़गढ़ में भी है, अचलगढ़ में भी है, कुंभलगढ़ में भी है, लेकिन फेमस कौन सा है भाई? चित्तौड़ वाले ही है। तो कुंभा जहां जहां पर रहा, उसने तीन स्थानों पर इस मंदिर का क्या करवाया? निर्माण। सतबीस देवरी क्या है? मूलतः जैन मंदिर है। 20 + 7 = 27 देवी देवताओं की ये क्या है? देवरी है, जो चित्तौड़गढ़ के किले के अंदर बनी हुई है, तो ये भी याद रख लेना। श्रृंगार चवरी क्या है? तो चवरी है जो विवाह के स्थल पर जो अपन मंडप लगाते हैं, उसको अपन चवरी कहते हैं। तो कुंभा की एक पुत्री थी जिसका नाम था रमाबाई, उसकी शादी के समय ये मूलतः जैन मंदिर था जो शांतिनाथ जी का था, और कुंभा के एक कोषाध्यक्ष ने निर्माण करवाया था जिसका नाम था वेलाक। तो वेलाक द्वारा बनाए गए इस जैन मंदिर के अंदर कुंभा ने एक पत्थर से निर्मित चवरी बनाई थी, इसलिए इसको श्रृंगार चवरी के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है भाई? श्रृंगार चवरी के नाम से, जो रमाबाई के समय की है। रमाबाई के ब्याह के समय पर कुंभा ने चित्तौड़गढ़ के किले में बनवाई थी। तो राणकपुर जैन मंदिर के बाद ये तीनों याद रख लेंगे आप, कुंभ श्याम मंदिर, सतबीस देवरी, श्रृंगार चवरी। इसके अलावा महाराणा कुंभा ने मीरा मंदिर का भी निर्माण करवाया है, तो ये भी थोड़ा सा याद रख लेना। कृष्ण भगवान का मंदिर था, फिर मीराबाई पूजा किया करती थी, तो उसको मीरा मंदिर के नाम से जाना जाता। तो ये कुंभा के हो गए मंदिर सारे के सारे। फिर कुंभलगढ़ की प्रशस्ति और कीर्ति स्तंभ की प्रशस्ति जो है, वो दोनों प्रशस्तियां हैं, शिलालेख है, जो अपने किले जब पढ़ेंगे आप, तो सर आपको उसमें अंदर चित्तौड़ में पढ़ाएंगे कि भाई कुंभलगढ़ वाली कुंभलगढ़ में पढ़ाएंगे, और कीर्ति स्तंभ वाली जो है वो चित्तौड़ के अंदर पढ़ाएंगे। अब अपन आगे बात करते हैं कुंभा और संगीत कला। ये इंपोर्टेंट है और सेकेंड ग्रेड के अंदर सवाल यहां से आ चुका है। कुंभा वीणा वाद्य यंत्र बजाने में दक्ष था, और संगीत कला में दक्ष होने के कारण इसको अभिनव भट्टाचार्य कहते हैं। कुंभा वीणा वाद्य यंत्र बजाने में बहुत दक्ष था। अब देखो, वाद्य यंत्र बजाना अपने आप के अंदर एक बहुत टैलेंटेड बात है। आप सोचो कि उसने इतने युद्ध लड़े, इतने निर्माण कार्य करवाए, इतने मंदिर बनवाए, इतना सब कुछ करवाने के बाद में भी वो वीणा वाद्य यंत्र बजाता है। अब अपन को बड़ा इजी लगता है कि अरिजीत सिंह ऐसा गिटार पकड़ के टन 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 करता है, लेकिन जब आप कभी उसको बजाने की कोशिश करना, उसको बजाना अपने आप के अंदर बहुत टफ चीज होती है। तो ये वीणा वाद्य यंत्र बजाने के अंदर दक्ष था, साथ साथ में अभिनव भट्टाचार्य इसको टाइटल भी मिला हुआ था। और कुंभा ने संगीत पर 3 पुस्तकें लिखी है। सवाल यही आया था भाई, निम्न में से कौन सी पुस्तक कुंभा ने संगीत पर नहीं लिखी? निम्न में से कौन सी पुस्तक कुंभा ने संगीत पर नहीं लिखी? वो लिखी तो बहुत सारी है उसने, लेकिन उसका म्यूजिक सब्जेक्ट नहीं था। तो वो बहुत सारी दूसरी भी है, लेकिन संगीत पर किसने लिखी है? 3। तो चौथा कोई भी ऑप्शन आएगा तो वो नहीं लिखी हुई होगी। तो ये याद रखना, कुंभा ने संगीत पर 3 किताबें लिखी है, संगीत राज, संगीत मीमांसा और सूड प्रबंध। संगीत राज, संगीत मीमांसा और सूड प्रबंध। आई रिपीट, संगीत राज, संगीत मीमांसा, सूड प्रबंध।
सबसे बड़ी पूछा जाएगा तो संगीत राज करोगे कितने भागों में बांटी गई है? 5 भागों में बांटी गई है। सबसे बूढ़ी पूछी जाएगा तो संगीत राज करोगे कितने भागों में बांटी गई है? 5 भागों में बांटी गई है। इसके अलावा कौन सी है? संगीत मीमांसा है, और इसके बाद में कौन सी है? सूड प्रबंध है। इसके अलावा कुंभा ने कुछ और भी लिखा, लेकिन उनका सब्जेक्ट म्यूजिक नहीं था, जैसे कामराज रतिसार, सुधा प्रबंध, नवीन गीत गोविंद, राजवर्णन, ये सारी किताबें महाराणा कुंभा ने लिखी है, लेकिन इनका जो सब्जेक्ट है वो म्यूजिक नहीं है। म्यूजिक के ऊपर उसने कितनी लिखी है? 3 ही लिखी है, संगीत राज, संगीत मीमांसा, सूड प्रबंध। तीनों अच्छे से याद रखना भाई, यहां से सवाल आ चुका है। ठीक है, अगली एक बात है कि भाई मैं यहां लिख रहा हूं टीका क्या होता है। देखो वैसे तो टीके बहुत सारे होते हैं, महिलाओं के पहनने के आभूषण को टीका कहते हैं, वैक्सीन जो लगती है उसको टीका कहते हैं। ठीक है, एक रीति रिवाज की प्रथा होती है टीका कि भाई अपन जब शादी ब्याह करते हैं तो जो वर पक्ष को अपन अपनी तरफ से गिफ्ट देते हैं उसको भी क्या कहते हैं? टीका कहते हैं। और एक अपन किसी के ऊपर कमेंट करते हैं उसको भी अपन क्या कहते हैं? टीका टिप्पणी कहते हैं। लेकिन यहाँ टीके का मतलब ये है कि जब कोई बड़ी किताब होती है उसका कोई व्यक्ति अगर संक्षिप्त रूप लिखता है, उसका कोई सार लिखता है, तो उसको अपन क्या कहते हैं? टीका। तो एक किताब है जिसका नाम है गीत गोविंद, जो मूलतः जयदेव ने लिखी थी। इसकी टीका लिखी है कुंभा ने रसिक प्रिया के नाम से, याद रखना ये बात। और एक कुंभा ने चंडी शतक नाम की किताब है, उसका भी क्या लिखा है? टीका लिखा है। तो ये दोनों चीजें आप अच्छे से याद रखोगे। अब कुंभा ने गीत गोविंद की टीका रसिक प्रिया के नाम से लिखी, चंडी शतक का भी इसने टीका लिखा, ये किताबें इसने लिखी, और संगीत पर 3 लिखी, संगीत राज, संगीत मीमांसा, सूड प्रबंध। कुंभा कौन सा वाद्य यंत्र बजाता था? वीणा। और साथ साथ में ये भी याद रखना कि कुंभा को संगीत कला में दक्ष होने के कारण कौन सी उपाधि मिली? अभिनव भट्टाचार्य की। ये तो हो गई कुंभा की बात। अब इसके दरबारियों की बात कर लेता हूं मैं। कुंभा के दरबार का सबसे महत्वपूर्ण शिल्पी मंडन। जिस किताब के पीछे मंडन लिखा हुआ आएगा वो मंडन ने लिखी। आई रिपीट, जिस किताब के पीछे मंडन लिखा हुआ आएगा वो मंडन ने लिखी। आई रिपीट, जिस किताब के पीछे मंडन लिखा हुआ आएगा वो मंडन ने लिखी। वास्तु मंडन, रूप मंडन, देव मंडन, प्रासाद मंडन, शगुन मंडन, कोदंड मंडन, वैद्य मंडन। इसके अलावा देव मूर्ति प्रकरण, ये अलग से याद कर लेना। और एक है राजवल्लभ। वास्तुकला के बारे में जो लिखा वो वास्तु मंडन, सब्जेक्ट बता रहा हूं सुन लेना, हालांकि नाम से पता चलेगा। रूप कला के बारे में जो लिखा वो रूप मंडन, देवताओं की मूर्तियों के बारे में लिखा वो देव मंडन, प्रसाद यानी महलों के बारे में लिखा वो प्रसाद मंडन, शगुन और अपशगुन के बारे में लिखा वो शगुन मंडन, कोदंड का मतलब होता है धनुष, तो धनुष विद्या के बारे में लिखा वो कोदंड मंडन, वेद का मतलब क्या होता है? दवाई के बारे में लिखा जो उसका क्या है? वेद मंडन। देव मूर्ति प्रकरण इसके अलावा लिखी। और राजवल्लभ नाम की किताब भी किसने लिखी? मंडन ने। मंडन कुंभा के दरबार का महत्वपूर्ण एक शिल्पी था। मंडन का एक भाई था जिसका नाम है नाथा। नाथा कहता है कि यार जब बड़े भैया ने इतनी किताबें लिखी तो एक दो तो मैं भी लिखूं। नाथा ने एक किताब तो लिखी है वास्तु मंजरी। क्या लिखी है भाई? वास्तु मंजरी। और दूसरी इसने एक किताब लिखी है द्वार दीपिका। अभी मैं कोई एग्जाम का मैंने पेपर देखा था बीच में, मुझे याद नहीं आ रहा है, ईओआरओ वाला पेपर, उसके अंदर एक सवाल था कि निम्न में से कौन सी पुस्तक मंडन ने नहीं लिखी? निम्न में से कौन सी पुस्तक मंडन ने नहीं लिखी? 2 किताबों में से एक ऑप्शन था, शायद द्वार दीपिका होगा। तो याद रखना द्वार दीपिका नाथा की किताब है, मंडन की किताबें ये सारी की सारी है। ठीक है, और ये किताबें उसने नहीं लिखी, और ये जो है वो मंडन ने लिखी, ये उसके भाई ने लिखी। भाई का नाम क्या है? नाथा, ब्रदर ऑफ मंडन। इसके बाद कुंभा के दरबारी जो इतिहासकार थे उनका नाम था कान्हा व्यास। कान्हा व्यास ने एक पुस्तक लिखी है एकलिंग महात्म्य। भाषा इसकी क्या है? तो भाई संस्कृत है, याद रखना। तो कुंभा के दरबारी इतिहासकार कौन थे? कान्हा व्यास, किताब का नाम एकलिंग महात्म्य, भाषा क्या है? संस्कृत। कुंभा के दरबारी या उसके संगीत के गुरु कौन थे? सारंग व्यास, ये उसके संगीत गुरु हैं। और कुंभा की
संगीतज्ञ पुत्री कौन थी भाई? तो रमाबाई। इसके बाद आपके महाराणा कुंभा का एक भी सवाल नहीं जाएगा, शर्त सिर्फ एक ही है, आपको इसको अच्छे से पढ़ना है। तो रमाबाई संगीतज्ञ पुत्री, संगीत गुरु सारंग व्यास, दरबारी कान्हा व्यास, एकलिंग मात में लिखी, ये इसकी नाथा की किताबें, ये मंडन की किताबें, ये सारी बुक्स कुंभा ने लिखी। और महाराणा कुंभा इतने महानतम शासक थे। मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। इसको आप पढ़ लीजिएगा, इससे बार कुंभा का आपका एक भी सवाल नहीं जाएगा। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। थैंक यू।